So we are going to start a new chapter, chapter number 13, that is nutrition and digestion. Okay, तो nutrition किसे हम कहते हैं? Nutrition means intake of food जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिले और एनर्जी की हेल्प से हम फूड को डाइजेस्ट करें और उसमें से और एनर्जी निकले. ओके. Plants manufacture their own food by photosynthesis, but animals, includes human, have to take in already made food. यहाँ पर जो plants है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स एंड अदर ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स है वो उनको खाना खाना पड़ता है. मोस्ट पार्ट ऑफ सच फूड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स व्हिच हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म. तो यहाँ पर जो हम भी खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, उसको हमें सिंपलर पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल फूड इज नोन एज डाइजेशन. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टुगेदर इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा जिसके डाइजेशन होता है, उसके आजू बाजू जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं उसे मिलाकर हम पूरा कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. Food contains a number of organic and inorganic constituents to meet the requirement of our body. These food constituents must be digested to utilize by our body. The process by which the organism obtain and utilize food for their growth, development and maintenance is known as nutrition. तो the nutrition की हमें definition याद रखनी है. And the chemical constituents present in the food are called nutrients. ओके. तो जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे फूड में जो कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं केमिकल जो हमें एनर्जी देते हैं उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. ऑन द अदर हैंड डाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. डाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड कॉम्प्लेक्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड बाय एंजाइम्स इनटू सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म दैट कैन बी एब्सॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द सेल ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से एनर्जी हर एक सेल हमारा बॉडी का एनर्जी ले सके. इन दिस लेसन यू विल स्टडी द वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ डाइजेशन, process of digestion of food and its absorption and assimilation in humans. The nutritional role of food constituents are discussed. तो यहाँ पर nutrition जो हम कहते हैं उसे यहाँ पर डिवाइड किया. There are two types of nutrition. It is autotrophic जो कि अपना खाना खुद बनाता है and heterotrophic जो कि दूसरों पे डिपेंड रहता है. heterotrophic के तीन पार्ट हैं जो कि हो जाता है holozoic, saprophytic and parasitic. तो वन बाय हम इसको पढ़ेंगे. देखिए ऑटोट्रॉपिक हो गया जो कि हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं. एंड द सेकंड वन इज हेटरोट्रॉपिक. तो हेटरोट्रॉपिक में होता ही है कि जो ऑर्गेनिज्म जो कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है फॉर न्यूट्रिशन, खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है. अब उसमें तीन पार्ट है जो कि हो जाता है पैरासिट. तो यहाँ पर पैरासिटिक हम कहते हैं कि एक एंडोपैरासाइट एक एक्टोपैरासाइट. तो जो कि होस्ट है और यहाँ पर दो टाइप होती है. होस्ट होता है जो कि पैरासिटिक होता है जो कि जिसके ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट रहता है, जैसे ऑर्गेनिजम्स बाय लिविंग इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, उसके बॉडी के ऊपर चिपके रहते हैं जिसका न्यूट्रिशन वो ले सके. जैसे कि मॉस्किटो है वो पैरासिटिक है जो कि ह्यूमन का एंडोपैरासिटिक क्योंकि बाहर से ह्यूमन का ब्लड पे डिपेंडेंट रहता है, न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट रहता है मॉस्किटो. ऐसे कि और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हो जाता है हमारा बैक्टीरिया, राउंडवॉर्म, टेपवॉर्म जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं जिसकी वजह से वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो कर सके. नेक्स्ट इज सैप्रोफिटिक. तो ऑर्गेनिज्म सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन अ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल. ओके. यहाँ पर सैप्रोफिटिक में डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स है जो कि डेड एंड डीके मटेरियल पर डिपेंड रहते हैं जो कि खुद का डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज करते हैं फूड पे और फिर वो डेड एंड डीके फूड वो खाते हैं. उसका एग्जांपल हो जाता है सर्टेन बैक्टीरियाज एंड फंजाई जो कि डेड फूड खाते हैं. नेक्स्ट इज होलोजोइक. Organism engulfs the food into the body, digest it and absorb the soluble product of digestion. यहाँ पर होलोजोइक जो कि है ह्यूमन का और अदर एनिमल्स जो कि हायर क्लासेस ऑफ एनिमल्स को शो करते हैं जिसमें वो फूड को इंटेक करते हैं, देन कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ते हैं एंड देन उसमें से एब्जॉर्प्शन करते हैं. तो यहाँ पर होलोजोइक. तो there are 5
देयर आर 5 मेजर स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन, जो कि हो जाता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। तो कहते हैं डाइजेशन के 5 स्टेप्स है, उसके पहले हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन कौन से होते हैं। We take food containing high complex nutrition like proteins, carbohydrates and fats. This substance cannot be utilized as such as our body. Okay, तो जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है, उसी वे में हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। These have to be broken down into simpler and smaller molecules before they can enter into the cells. Proteins must be broken down into amino acids, carbohydrates into glucose, fatty acids into fats into fatty acids and glycerol. Amino acid, glucose, fatty acid and glycerol are simpler substance can be directly utilized by our body. तो ये जा रहे जो टूटते हैं, जैसे कि प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में टूटा, तो वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म, जिसकी वजह से वो बॉडी उसे एक्सेप्ट कर पाए। The breakdown of this complex substance and their absorption accomplished by the digestive system, जिसके ये प्रोसेस है। ingestion means intake, digestion means उसे तोड़ना, absorption means digested food उसको absorb करना, assimilation means utilization of digested food nutrition by tissue से utilize करना, and ejection means remove करना। ओके, तो यहाँ पर दो टाइप के डाइजेशन होते हैं, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। तो जनरली टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन आर सीन इन हेटेरोट्रॉप्स। ओके, तो हेटेरोट्रॉप्स में दो टाइप के डाइजेशन देखते हैं, जैसे कि इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। तो वन बाय हम दोनों को पढ़ेंगे। जैसे कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, जैसे कि इंट्रा मींस अंदर, तो ऑल 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स इनसाइड द सेल इटसेल्फ। जैसे कि एक अमीबा सेल है, वो पांचों 5 प्रोसेस करता है, तो हम एक्सप्लेन डिटेल करेंगे। फूड पार्टिकल्स सच एज माइन्यूट बैक्टीरिया आर एनक्लोज्ड बाय सुडापोडिया टू फॉर्म फूड वेक्टर। तो ऐसे ये सुडापोडिया फॉर्म हुए जो कि कैच करते हैं छोटे बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के लिए। एंजाइम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म आर सिक्रीटेड, तो यहां पर इंजेक्शन हुआ। एंजाइम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वेक्टर टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड। तो ये डाइजेशन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। Digested food is absorbed in cytoplasm. तो absorb हुआ, absorption। चौथी प्रोसेस थी assimilation। The absorbed food is used up whenever required in the cell। तो जो absorbed food है वो अब require, जब भी रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, फूड की, तो वो उसे यूज करेगा, जिससे हुआ assimilation। And undigested food is expelled with the food vacuole comes near the cell surface and bursts open। तो 5th स्टेप में वो डाइजेस्टेड फूड वापस एक्सक्रीट हो गया, निकल गया बॉडी से। ये हुआ इंट्रासेल्युलर। अब नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर, जिसकी सेल के बाहर होता है। डाइजेशन occurs outside the cell. All animals except sponges carry out the extracellular digestion. They have either a cavity, a tube or a food canal which receive the ingested food. Digestive enzymes are poured over the food and the products of digestion are absorbed back into the cell. The undigested, unabsorbed food is thrown out of the digestive cavity. For example, यहाँ पर कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिखाया गया है। कि तो एक्स्ट्रासेल्युलर में ऐसा होता है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर जो कि डाइजेशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं, और एंड में वो ही एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट इज जॉइंट इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन इन हाइड्रा एंड अदर सिनेड्रियम्स। ओके, द फूड इज कॉट बाय टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स उनके पास होते हैं जिससे वो फूड कैच करते हैं। कॉट बाय द टेंटिकल्स एंड इंजेस्टेड through the mouth with single large cavity called gastrovascular cavity। तो उनके पास एक ही सिंगल माउथ रहता है, जो कि उसमें कैविटी होती है, डाइजेस्टिव कैविटी जो होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एंजाइम्स आर secreted from the cells bordering this cavity and poured on the food for extracellular digestion।
Small particles of the partially digested food are engulfed into the vacuoles of the digestive cells lining gastrovascular canal for intracellular digestion. Any undigested and unabsorbed food is finally thrown out to the mouth. ओके, तो हमने ऑल ओवर जनरल डाइजेशन की तो बात की, अब हम स्पेसिफिकली ह्यूमन डाइजेशन की बात करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होती है। The digestive system in humans consists of an alimentary canal and associated digestive glands. The human alimentary canal, aliment means nourishing, okay, is a continuous muscular tube that runs through a body. It is open at the two ends with the opening, which are mouth and the anterior and the anus at the posterior. तो यहाँ पर दो ओपनिंग है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, anterior and posterior, mouth and anus. It digests the food, breaks it down into the smaller substance and absorbs the digested food. The alimentary canal has the following part. Okay, तो alimentary canal में इतने पार्ट होते हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव. First is mouth, associated with organs जैसे कि teeth and tongue. Next is a pharynx or throat, a cavity at the back of the mouth. It is commonly passage for inhaled air and swallowed food. So food और air दोनों वहाँ से पास होती है. Next is esophagus, a narrow tube arising from pharynx, continue through the thorax and ending to the stomach. So connecting link between the mouth and the stomach is esophagus. Next is the stomach, is an elastic bag with highly muscular wall located below the diaphragm. तो ये होता है स्टमक, जो कि हमें पता है स्टमक में डाइजेशन होता है. Next is small intestine, the longest part of alimentary canal is 7 meter long and 2.5 meter wide, much coiled and folded into the content in abdomen. There are three ways. तो यहाँ पर small intestine के तीन पार्ट है, it is duodenum, jejunum and ileum. तो ये हो गया हमारा, क्योंकि उसकी लेंथ दी गई है. अपर पार्ट नेक्स्ट टू स्टमक, स्टमक से जुड़ा हुआ पार्ट जिसे हम कहते हैं duodenum. नेक्स्ट इज jejunum, दैट इज स्लाइटली लॉन्गर पार्ट, अबाउट 2 मीटर का jejunum होता है. एंड ileum इज द लॉन्गेस्ट, अबाउट 4 मीटर एंड coiled एंड ट्विस्टेड. तो ileum यहाँ पर सबसे ज्यादा लेंथ रखता है. उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग एंड हैज 3 पार्ट. दैट इज सीकम, a small blind pouch at the junction of the small and large intestine, a narrow worm shaped tube. okay, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स वहां पर एक ऑर्गन रहता है सीकम के एंड में. एंड नेक्स्ट इज कोलन. कोलन इज a little over 1 meter long. It has 3 parts, ascending, transverse and descending. ascending, transverse and descending, ऐसा उसमें कोलन में होता है. उसके नेक्स्ट टू द कोलन इज rectum, the last part, about 15 centimeter long. It has 2 parts, a rectum proper and anal canal. Anus is the external opening surrounded by a circular muscles called sphincters. तो यहाँ पर largest and smallest stomach, esophagus, pharynx and mouth, तो उसके organs रहते हैं. A vermiform appendix at the end of the cecum is a vestigial organ in the human, but it is large and functioning herbivorous animals. क्योंकि vestigial organ है humans में, लेकिन जब बात करते हैं उसके functions की, तो वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो कि अभी भी फंक्शनल रहता है herbivorous animals में, जैसे कि cow and goat हो गया और बाकी herbivorous. Digestive canals की बात करें, there are 2 sources of digestive enzymes. The glandular cells of the lining of the stomach and intestine, which directly pour the secretion into the lumen of the gut and alimentary canal, जो कि डायरेक्टली गट में, स्टमक में उसका एक्सक्रीशन देता है. नेक्स्ट इज स्पेशल ग्लैंड्स such as salivary glands, liver and pancreas. ये 3 ग्लैंड्स को स्पेशल ग्लैंड्स कहा जाता है, जो कि वो अपना सेक्रीशन डक्ट्स में देते हैं. ओके, डक्ट्स मींस ट्यूब्स में, जो कि फूड को जाकर मिलती है, तो इसे हम स्पेशल ग्लैंड कहते हैं. Our mouth is also moist even on hotter day. How does this happen? This happens because there is a watery fluid called saliva. It is secreted by salivary glands
into the mouth. It's a saliva which keeps our mouth moist all time. तो हमारे माउथ में भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि सलाइवा एक्सक्रीट करते हैं, जो कि हमारे माउथ को मॉइस्ट रखती है. अब सलाइवरी ग्लैंड्स की बात आई है तो सलाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप के होते हैं वो हम देखेंगे. There are three types of salivary glands. There is a parotid, submaxillary and sublingual. Parotid glands located in the front and below the ear. Okay, तो below the ear and front में present रहते हैं. Produces watery salivary rich in amylase. यहाँ पर salivary amylase जो digestive enzyme है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है वो parotid gland रिलीज करता है. Submaxillary glands close to inner side of lower jaw, close to lower jaw के अंदर की साइड में produces water and mucus. वो water and mucus produce करता है. Next is third is sublingual. That is the below the tongue produces water and mucus. तो यहाँ पर जो अंदर का पार्ट है, ओके, टीथ के अंदर का पार्ट जो कि पूरा हो गया अपर एंड लोअर जॉ का, तो वो यहाँ पर वाटर एंड म्यूकस प्रोड्यूस करता है. और जो बाहर का पार्ट है तो जो जॉस के बाहर की एरिया अप टू ईयर तक का वहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं. पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. सलाइवा का फंक्शंस क्या होता है? इट क्लीन्स द माउथ कैविटी and tend to destroy the germs with its lysozymes that cause teeth decay. Okay, तो सलाइवा होता है जो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है जिसकी वजह से कैविटी ना हो. It moistens and lubricates food which helps in swallowing. It moist करता है, गीला करता है, lubricate करता है जिसकी वजह से वो easily swallow हो पाए, फूड बॉल में कन्वर्ट हो. It acts as a solvent, dissolving some food particles. It stimulates the taste buds of the tongue. वो taste buds जो होते हैं हमारे फूड में उसे स्टिमुलेट करता है और एज अ सॉल्वेंट बिहेव करता है जिसकी वजह से वो इजीली स्वेलो हो पाए और डाइजेशन भी कर पाए. Saliva helps in digestion of food as it contains an enzyme salivary amylase. ओके, तो आपको ध्यान रखें उसमें एंजाइम का नाम है salivary amylase, which digests the starch converting into the sucrose. That is why starch when chewed leaves a sweet taste in the mouth. जब भी starch हम chew करते हैं, चबाते हैं, एक sweet taste आता है जो कि एंजाइम शुगर होता है जो कि उसे salivary amylase को तोड़ता है. Okay? Next जो हमारा special gland और organ हो गया liver. Liver is the largest gland located in the upper side of the abdomen below the diaphragm. It secretes bile juice. Okay, तो ये bile है वो उसका secretion है which gets collected in gallbladder and is finally poured into the duodenum through the common bile duct. Besides secretory bile which helps in digestion, the liver has numerous other functions. माना जाता है कि liver have more than 50 functions in the body. क्योंकि यहाँ पर bile juice secrete करना उसका function है जो कि digestion में help करता है. Actually, pancreas is a reddish brown gland located in the band of duodenum. Duodenum के नीचे एक reddish brown gland present रहता है. Its digestive secretion, its pancreatic juice, is poured into the duodenum by the pancreatic duct. Pancreas also produce certain hormones which will be taken up in the detail into the lesson. Next, डाइजेस्टिव प्रोसेस है. तो हमने सिक्रीशंस पढ़ लिए, एंजाइम्स पढ़ लिए, अब देखते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस होता कैसे. There is first is mechanical process which includes cutting and grinding to the breaking of food into the small particles. जब भी हम खाना खाते हैं हम चबाते हैं, chewing की हेल्प से हम उसे स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ते हैं और swallowing then pushing the food along the food canal. The smaller particles expose greater surface area for action for the enzyme. तो चबाने की वजह से वो अब एंजाइम्स उस पे रिएक्ट कर पाएंगे. Chemical processes which includes the enzymatic breakdown of complex food constituents into the simpler absorbable food. तो ऐसे केमिकल रिएक्शन होती है जिसके एंजाइम जब भी रिएक्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन की वजह से वो टूटते जाते हैं. तो डाइजेशन इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस जो कि पानी के अंदर splitting by addition of water into the molecule resulting in its breaking down into the two or more simpler molecules. The enzyme acts only as a catalyst to accelerate the reaction. क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम है
वो रिएक्शन को कैटलिस्ट करता है जिसकी वजह से डाइजेशन है वो हो पाए। जो जैसे कि एग्जांपल हो गया जो कि अपना सुक्रोज हो गया, ये सुक्रोज है C12H2211 शुगर हो गया, ओके, जो कि हम चीनी कहते हैं वही है। तो चीनी को जब हम पानी से तोड़ेंगे हमारे पास ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज मिलेगा। नेक्स्ट इज मैकेनिकल प्रोसेस इन डाइजेशन। द लिप्स होल्ड द फूड विद इन द माउथ एंड हेल्प्स इन सक्शन इन इट्स सिपिंग लिक्विड, ओके। तो यहाँ पर जब फूड लिक्विड की बात करते हैं यहाँ पर लिप्स भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। द टीथ कट टेयर एंड ग्राइंड, जो टीथ होता है वो काटते हैं और ग्राइंड करते हैं जिसकी वजह से वो छोटे-छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। टंग manipulates food like chewing, mixing saliva, rolls it into ball, becomes bolus and helps in swallowing। तो जो कि टंग होता है वो मिक्स करता है च्यूइंग के टाइम पर, अच्छे से मैनिपुलेट करता है फूड को, जिसकी वजह से वो बॉलस में कन्वर्ट होता है। बॉलस इज नथिंग बट फूड ऑफ बॉल ऑफ फूड, एक फूड का बॉल। एंड ईसोफेगस कंडक्ट द फूड down into the stomach by a wave contraction known as peristalsis। Next is a chemical process. There is a first mouth, the saliva continues enzyme जैसे कि raw uncooked starch को amylase के साथ dextrin जो कि हो जाता है soluble। cooked starch को जब हम amylase के साथ react करवाते हैं तो यहाँ पर maltose फॉर्म होता है, that is a disaccharide, it is sweet tasting disaccharide। नेक्स्ट esophagus में क्या होता है? The food as bolus move through esophagus into the stomach by peristalsis, salivary amylase continue digesting start। नेक्स्ट in स्टमक में हमें पता है कि वेरियस एंजाइम्स एंड गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट रहते हैं, तो उसके हेल्प से वो डाइजेशन होगा। इनिशियल डाइजेशन बाय स्टार्च कंटिन्यूस टिल द कंटेंट ऑफ स्टमक। जो डाइजेशन स्टार्ट है वो तो माउथ में ही शुरू हो जाता है और वो स्टमक तक आते आते वो खत्म हो जाता है, स्टमक में एंड होता है। द गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूसेस फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज कलरलेस highly acidic liquid. It contains water, some salts, hydrochloric acid and a lubricant mucin and two enzymes called pepsin and lipase। यहाँ पर HCl, pepsin and lipase, तो एंजाइम है जो कि डिफरेंट वे में डिफरेंट के न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर डाइजेस्ट करता है और बाकी तो होता है हमारा वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल्स, तो हमें याद रखना है कि HCl रिलीज होता है ऑक्जेंटिक सेल्स अक्रॉस स्टमक वॉल, इट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। तो जो HCl रिलीज होता है उसके क्या फंक्शंस है? इट किल्स बैक्टीरिया एंटरिंग अलोंग विद फूड, तो वो फूड के साथ आने वाले बैक्टीरिया को किल करते हैं। लूजन्स फाइब्रस मटेरियल इन द फूड, जो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो तोड़ती है। एक्टिवेट्स द इनएक्टिव पेप्सिनोजन, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो कि पेप्सिन होता है उसे एक्टिवेट पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, मेंटेन एसिडिक मीडियम फॉर्म एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिनोजन को यहाँ पर एसिडिक मीडियम चाहिए जिसकी वजह से वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो पाए, जिसकी वजह से वो डाइजेशन कर पाए। तो यहाँ पर जो एसिड है वो उसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से पेप्सिन अपना एक्शन कर रहा है। curdles milk so that it does not flow out and stay action by pepsin, ओके, वहां पर फ्लो नहीं होने देता उसे। Pepsin is secreted in the inactivated form from the proenzyme called pepsinogen secreted from the chief cells of the stomach wall। वो chief cells में निकलता है पेप्सिन, chief cell pepsin, okay। In the presence of HCl it turned into the activated pepsin which are called proteins and break down in them proteosis and peptose। आपको प्रोटीन का डाइजेशन करता है पेप्सिन। Next is the small intestine। In the small intestine, the food which is partially digested in the stomach and called chyme is acted upon the three main digestive juices। First is the bile juice from liver, next is pancreatic juice from pancreas, and third is intestinal juice secreted from special cells in the intestinal epithelium and during the intestinal villi। तो यहाँ पर intestine में सबका मिक्स होता है, डाइजेस्टेड फूड ऊपर से आता है जो कि स्टमक में डाइजेस्ट हुआ है, अनडाइजेस्ट फूड आगे और डाइजेस्ट होने वाला है जो कि
सिक्रेशंस आ रहा है पैंक्रियास से, लीवर से, तो यहाँ पर डाइजेशन में ऐसा होता है। ओके, तो बाइल ज्यूस एंड पैंक्रियाटिक ज्यूस आर poured in the duodenum by with their respective ducts which join together to form a common hepatopancreatic duct। ओके, तो इसको हम एंड में देखेंगे कि कौन सी जगह क्या क्या प्रेजेंट है डायग्राम से। ओके, नेक्स्ट इज बाइल ज्यूस। तो बाइल ज्यूस होता क्या है? Bile is a yellowish green alkaline liquid about 8 pH. It consists of water, sodium carbonate in large quantity which neutralize the acid of chyme। तो एसिडिक फूड जो स्टमक में से आया उसे न्यूट्रलाइज करता है, मींस बेसिक के एक्शन से वो उसे न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रल बनाता है काइम को, makes it alkaline and bile salts emulsify the fat। जो bile salt होता है वो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आपको दांत जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये बाइल की सीक्रेशन है। सिंपल है, जो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर सीरोस लेयर है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की रहती है। Emulsification is breakdown of a large liquid drug into small droplets which provide a greater surface for ये emulsification process पूछेंगे कि what is emulsification of fats और what is the process emulsification। The yellowish green color of bile is due to the pigment is bilirubin and bilirubin, जो दो पिगमेंट है उसकी वजह से यहाँ पर उसका कलर आता है ऐसा। Okay, produced by the breakdown of RBCs, red blood cells, and the pigment are excreted in the feces to the solid and semi-solid waste industry, which is thrown out through the anus। जो कि digestive food है वो आगे thrown out हो जाता है anus से। Bile has no digestive enzyme, it simply emulsifies the fat। Okay, तो ये यहाँ पर जाएगी। पैंक्रियाटिक जूस की बात करें तो पैंक्रियाटिक जूस contains 6 major categories of enzyme which act in an alkaline medium। यहाँ पर 6 टाइप के एंजाइम रहते हैं पैंक्रियाटिक जूस में। there is first is amylase which complete conversion of starch into the maltose, वो डाइजेशन कंप्लीट करता है। next is lipase जो also called stepsin acts on the emulsified fat to produce fatty acid। अब जो लाइपेज है वो जो स्टेप्सिन लाइपेज एक ही है, वो इमल्सिफाइड फैट जो ऊपर हुआ है उस पे एक्शन करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फॉर्म करेगा, मींस उसे और स्मॉल पार्ट में तोड़ेगा। दैट इज न्यूक्लियेसिस डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए एंड आरएनए एंड ट्रिप्सिनोजन जो कि है इनएक्टिव प्रीकर्सर ट्रिप्सिनोजन, लेकिन जैसे उसे अल्कलाइन एंजाइम मिलेगा इंटरलोकाइनेज तो वो एक्टिव हो जाएगा एंड ट्रिप्सिन एक्ट ऑन द रिमेनिंग प्रोटीन्स। ओके, तो प्रोटीन्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन्स पर करते हैं और उससे पेप्टिड्स पेप्टोन्स को भी वो फिर और स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ेंगे जो कि हो जाता है अमीनो एसिड्स। ठीक है, कीमोट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन अ मिल्क प्रोटीन सीजिंग टू प्रोड्यूस पैरासिसिन दैट इज कर्ड एंड आल्सो कन्वर्ट्स इनटू द प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। दिस इज कार्बोपेप्टाइडेज एक्ट्स ऑन द पेप्टाइड्स टू प्रोड्यूस स्मॉल पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड, और ये पेप्टाइडेज भी प्रोटीन्स को और छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। इंटेस्टिनल जूसेस एंड सक्कस एंट्रिकस। तो सक्कस एंट्रिकस जो कि इंटेस्टिनल जूस में जो भी डाइजेशन प्रोसेस होता है उसके रिफर किया जाता है। फर्स्ट इज ग्लाइकोसिडेसिस, इट इज दिस हाइड्रोलाइज द डाइसैचराइड माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंड सिंपलर एब्सॉर्बेबल मोनोसैचराइड। तो ये प्रोसेस है माल्टोज टूटेगा माल्टेज से दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में, सुक्रोज टूटेगा सुक्रेज से फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज में, लैक्टोज टूटेगा लैक्टेज से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो देखिए आपको याद रखना है इट इज डाइसैचराइड एंड मोनोसैचराइड के बीच का कन्वर्जन, जैसे ये डाइसैचराइड है ये मोनोसैचराइड में टूटे विद हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। लाइपेज कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड नॉट डाइजेस्टेड बाय पैंक्रियाटिक जूस। पेप्टिडेज जो कि होता है एक्शन पेप्टाइड पेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स टू प्रोड्यूस स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स। न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लिक एसिड्स पे टूटेगा क्योंकि फॉस्फेट शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसेस को अलग करेगा। ठीक है, ये हो गई ऑल ओवर एक्शन सारे जगह पर कौन से डाइजेस्टिव जूसेस कौन से एंजाइम्स और उसके फंक्शन, ये टेबल पूरा ऊपर के सारे टॉपिक को कवर करते हैं। जब बात आती है एब्जॉर्प्शन की, तो अब सारा फूड है वो एब्जॉर्प्शन कि तो सारा फूड है वो डाइजेस्ट हो गया था, उसके बाद ही एब्जॉर्ब होने की। So some absorption occurs in the mouth itself,
some in the stomach, but most absorption occurs in the intestine. जो most absorption है वो intestine में होता है, इलम में होता है, तो हम देखेंगे. In mouth, a minute quantity of water and water soluble vitamins and simple sugar like glucose, as in honey, are absorbed in the mouth. वो mouth में absorb हो जाता है. Stomach में water, glucose, ethanol, certain minerals, vitamins and certain drugs may be absorbed in the cell lining of the stomach. May be कहा है लेकिन शायद हो सकता है. This absorption occurs by osmosis, diffusion जो कि हो जाता है active transport against gradient. तो यहाँ पर ये जो constituents है वो यहाँ पर certain drugs जो कि stomach में absorb हो जाता है. Next is small intestine. Small intestine की बात करें तो जो largest organ है for absorption के लिए, the most absorption or digestion occurs in the small intestine. For this, the small intestine is adapted in many ways. It is a very long and therefore provide more surface area for absorption. Many folds in its wall called villi further increase the surface area of absorption. Single cell epithelium lining further reduces the distance between the food and underlying blood vessels. Okay, तो यहाँ पर lining रहती है present ऐसी. The epithelium cells have microvilli. ये main point. Microvilli which are the projection of plasma membrane to the further increase to the absorptive surface. तो ये होती है microvilli जो कि absorption में help करती है. It is narrow for slow movement for nutrition, allowing absorption. यहाँ से जब food जाएगा तो यहाँ से वो absorb अंदर हो जाएगी. ये जो surface है वहाँ से food absorb हो जाएगा. Products absorbed into the blood capillaries of the villi are the amino acid and monosaccharides. तो यहाँ पर जो blood capillaries जो villi आती है वो amino acid, monosaccharides absorb करती है. Products absorbed in the lacteals, जैसे कि lymph vessels of the villi are fatty acid. तो lymph vessels lacteals में absorb होती है villi के, जो कि होता है fatty acids and glycerols. Nutrients absorbed into the blood is carried by vein into the liver. Okay, जो कि nutrients absorb हुआ है वो liver के पास पहुंचता है, and the nutrients absorbed by the lacteal enters the lymphatic system. फिर वो lymph lacteal से जो absorb हुआ है जो कि fats and fatty acid वो lymphatic system में जाते हैं. जो nutrients, carbohydrates, proteins, sucrose, monosaccharide, disaccharide होते हैं वो जाते हैं liver के पास. Large intestine, most of the water present in the food is absorbed in the colon. अब जो food small intestine में से इलम में से अब जा रहा है large intestine में, तो large intestine के पास ability है water को absorb करने की, क्योंकि तो वो large intestine सबसे ज़्यादा water को absorb करेगा. Some of the mineral ions are absorbed by the colon through active transportation. Next is assimilation. Under the final conversion of absorption nutrients living there utilizes by cells for assimilation of energy. Food absorb कर लिया है तो उसे assimilate करना, energy use of करना. After absorption of food, canal and digest food is assimilated by the body in the various ways. The fatty acid and glycerols again converted into fats and may be used for storage. Okay. Simple sugars which are excess are converted into complex polysaccharides and glycogen in liver. Amino acids are utilized in the synthesis of proteins for building up other tissue and enzymes. And excess amino acids are deaminated, removing the nitrogenous part to produce simple sugar. Okay, तो उसे sugar में convert किया जाता है जो कि amino acids cannot be stored. ये store नहीं होते, कोई ना कोई वे से body में से निकल ही जाते हैं. Next ejection जो कि defecation कहते हैं, निकलना कहते हैं, excretion कहते हैं. The undigested part and unabsorbed digested substance pass into the rectum. Served full, remnant and temporarily stored in rectum. तो rectum में temporary store होता है. More water is absorbed and remnant becomes semi-solid to form feces. A special reflex or defecation reflex causes emptying of the rectum and the feces are passed out via anus and reflexation of muscle sphincter, a ring-shaped muscle with contacts and relax to close and open the anal or anal opening. वो यहाँ पर present है. तो ये हो गया हमारा excretion. Okay, there is neural and hormonal control of digestion. Neural and hormonal control of digestion कैसे रहता है? Do digestive juices flow into the alimentary canal all time? वो all time भी flow करते रहते हैं.
if it is wet, it would be mean terrible wastage of enzyme and there will be no food in the alimentary canal. So everything must be got time and neither waste. तो जब भी हम खाना खा रहे उसी टाइम एंजाइम रिलीज हो, ऐसी मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होती है. Okay, when we see a smell of good food or even think about it, our mouth becomes watery. Okay, तो माइंड को ऐसा लगता है कि हमको खा रहा है. This happens when the stimulation by nerves coming from a brain. This secretes the thicker saliva. It stimulates by chewing action. If you chew wax instead of food, you will salivate. Okay, तो हम चबाते हैं उसकी वजह से पता चलता है ब्रेन को कि कुछ खा रहे हैं. तो आप अगर कुछ और भी चबाओ तो भी सलाइवा रिलीज होगा. On reaching the stomach, the presence of food stimulates the stomach lining to the secrete gastric. Secondly, the mechanical stimulus of stomach wall produce hormone called gastrin, which again stimulates the secretion of gastric juice. तो जैसे फूड पहुंचता है वो स्टिमुलेट करता है स्टमक के लाइनिंग को और वो वहां पर एंजाइम रिलीज करता है. As food enters duodenum, the duodenal epithelium secretes four hormones. That is the secretin, pancreocytin, क्लियोसाइक्लिन and androgesterone. Okay, तो ये चार हार्मोन है. The secretin stimulates the flow of pancreatic juice. Okay, तो ये पहले रिलीज होता है जो कि सिर्फ फ्लो को न्यूट्रलाइज करवाते हैं, कंट्रोल करते हैं. Okay, pancreocytin which slow the flow of pancreatic juice. Cholecytokinin will stimulate the flow of bile and bile juice. And androgesterone stops secretion of gastric juice because stomach becomes empty as food now pass from stomach to duodenum. तो ऐसे धीरे-धीरे करते वो एंजाइम उसको कंट्रोल करता है कि अब रिलीज करना है, अब स्टॉप होना है. Several nerves stimulate the control from the gut to accelerate the slow down the movement. Of the alimentary canal and termed as peristalsis. The role of liver in metabolism. The liver is the largest gland associated with the alimentary canal. It is a reddish brown in color and also located on the upper side of the abdomen, just below the diaphragm. Its numerous functions can be grouped under five major categories. Okay, the blood-related functions है यहाँ पर liver के. Produces RBCs in embryo. Okay, जब छोटा बच्चा होता है embryo में, तो वो adults में वो RBC produce करता है. Okay, adults में बोन मैरो में आरबीसी प्रोड्यूस होता है लेकिन एम्ब्रियो में लीवर में प्रोड्यूस होता है. प्रोड्यूसेस प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन रिक्वायर्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग. तो वो जो विटामिन के कहते हैं हम जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है. प्रोड्यूसेस हिपरिन व्हिच प्रिवेंट्स अननेसेसरी कोagulation ऑफ ब्लड. जो कि हिपरिन होता है वो अननेसेसरी कोagulation को स्टॉप करता है. डिस्ट्रॉय डेड एंड वॉर्न आउट ऑफ आरबीसी. तो रिप्लेस करता है. remove toxic and metallic poisons from the body. तो जो लीवर है वो metallic poisons को भी remove करता है. तो storage function क्या है लीवर के? Storage of iron and some other metallic ions, storage of vitamin A, D and B12, converts extra blood glucose into glycogen and storage. Metabolic function होते हैं regulation of blood sugar level, जैसे कि जब शुगर ब्लड में शुगर बढ़ रहा है तो वो इंसुलिन जो ग्लाइकोजन है वो देगा और जब कम हो रहा है तो इंसुलिन देगा. ठीक है, तो जो नेचुरल इंसुलिन हमारे बॉडी में सीक्रेट होती है वो सब आती है लीवर से और वो वहां से ही कंट्रोल होती है. जैसे कि फॉर excess glucose received as a product of carbohydrate digestion of intestine stored in the insoluble glycogen to release and eat soluble glucose when sugar level falls. Breakdown of excess of amino acid. Amino acid is the end product of the protein digestion. Liver breaks down the excess amino acid into the urea and sugar. Urea is excreted out as urine, and sugar is stored in for use. Okay, तो यहाँ पर जो conversion of amino acid into the sugar and urea वो यहाँ पर liver करता है. The synthesis of fatty acid from carbohydrates and used to be stored for fat. नेक्स्ट इज सम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर. तो हमने डाइजेस्टिव पढ़ा तो उसमें क्या क्या डिसऑर्डर्स आ सकते हैं और क्या क्या डिसऑर्डर्स जो आज तक डिस्कवर हुए हैं वो हम देखेंगे. नेक्स्ट इज वॉमिटिंग इज अ फोर्सिबल वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक. ओके, तो पेट खाली करने के लिए वॉलंटरी और इनवॉलंटरी प्रोसेस है. वॉमिटिंग वी ऑलरेडी फैमिलियर विद इट.
Vomiting is not a disease but a symptom of many conditions such as motion sickness, emotional stress, overreacting, reaction to the certain smell and odor, फूड पॉइजनिंग एंड इन्फेक्शन, ऐसे कुछ होगा तो वो हमें वॉमिटिंग को सिम्टम्स देगी. सम कॉमन कॉज ऑफ वॉमिटिंग इज गैस्ट्रोएंटेरिटिस. In this infection of gut usually caused by virus or bacteria, prolonged and excess vomiting can dehydrate the body and may alter the electrolytic balance. Repeat or excess vomiting may cause injury to the esophagus और may corrode the esophageal mucosa, जो कि इंटरनल लाइनिंग होती है esophagus की. अगर एसिडिक, जो हमें पता है कि जो स्टमक होता है वो एसिडिक रहता है, तो अगर एसिडिक फूड इसोफेगस में आता है तो वो यहाँ पर कोरोड कर जाता है. इन सच अ केस फ्रेश ब्लड may be seen in the vomiting. However, in most cases vomiting does not last for more than 1 or 2 days. It is not very serious. A person who is vomiting will be given a lots of fluid, जैसे कि ORS हो गया, oral rehydration solution, may be given frequently. ORS is a special powder which contains sugar and salt in specific amounts. This powder can be converted into liquid form by instruction of the written on the packet. Person who is vomiting should sip this fluid on regular intervals. The homemade sugar solution with a pinch of salt can substitute for the ORS. Vomiting should not be taken very lightly. Persistent vomiting can sometimes be due to severe infection. Doctor must definitely be consulted if vomiting constitutes more than a day. एक दिन से ज़्यादा vomiting हो रही है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा. डायरिया, ओके, तो डायरिया, passing loose stool and liquid stool 3 or more times in a day is termed as diarrhea. It is usually a symptom of gastrointestinal infection. It is caused by bacteria, virus or protozoa. It's been an irritation in the colon wall. Then peristalsis increases and absorption of water becomes very slow. ये तो peristalsis बढ़ जाता है, colon को irritation होती है तो वो water को absorb नहीं करता. Infection is spread through the contaminated food or by drinking contaminated water from person to person because of poor hygiene. Rotavirus and Escherichia coli are the two most common causative agents of diarrhea. Okay, rotavirus and Escherichia coli. Severe diarrhea leads to fluid and electrolyte imbalance, particularly in children and people who are malnourished and have impaired immunity. The most serious threat posed by diarrhea is dehydration. Okay, तो diarrhea की वजह से हमारे बॉडी में dehydration हो जाता है. Water and electrolytes जैसे कि हो जाता है सोडियम, पोटेशियम are lost through liquid stool, vomiting, sweat, urine and with the blood, with the breathing. In these are not replaced by the person suffer from diarrhea. If a poor treatment is not given, proper treatment is not given, then the person may even die due to dehydration and fluid loss. A person suffering from diarrhea should give ORS at regular intervals, and doctor should be consulted if diarrhea persistent more than days or two. In order to be prevented diarrhea, one should always observe a good person hygiene and prevent food from contamination. Food हमें healthy लेना चाहिए, proper diet पे रहना चाहिए. From some precautions preventing diarrhea: washing hands with soap before taking food. Fruits and vegetables thoroughly wash and water before food poisoning ना हो. Keeping food covered when unexposed to the flies, dirt and dust. Drinking safe and clean uncontaminated water. The next disorder is constipation. Constipation is a term which is used as a bowel movement becomes difficult for the less treated. The face becomes excessively dry and hard. This happens when the undigested food passes slowly through the colon and a large amount of water is absorbed in the large intestine. It is basically a disorder of bowel function caused mainly due to inadequate fibers in diet, inadequate activity or exercise, and stress, or due to the resisting the urge to have the bowel movement. Medicines जैसे कि होता है strong painkiller, antidepressant and hypothyroidism may also be cause constipation. One can only prevent constipation by eating well balanced diet with plenty of fiber, drinking of lots of water, regular exercise and passing stool whenever one feels urge. Okay, जब भी urge आए तब passing stool, जिससे constipation ना हो.
Indigestion called dyspepsia is another name of upset stomach. हम उसे upset stomach कहते हैं जिसकी वजह से वो डाइजेशन नहीं कर पाता. When there is a recurrent pain and burning sensation in the upper abdomen, indigestion may be triggered by overeating, eating spicy, greasy, fatty food, emotional stress, consuming much high fiber food, caffeine and tobacco for drinking और too much alcohol की वजह से भी constipation हो जाता है. Frequent consumption of medicine like antibiotics and painkiller, stomach and intestine ulcers are gastritis and some other cause of indigestion. Indigestion is a common in all age. It is not sign of serious health problem unless there is accompanying symptom like unexplained weight loss or severe abdominal pain. It can easily be prevented by lifestyle changes. Some of us are cutting down on fatty foods, tea, coffee, alcohol, not eating too much or too quickly, eating at least 2 or 3 hours before going to bed, reducing stress and giving up smoking. Next is jaundice. इसमें सब yellow हो जाता है. Jaundice, there is a yellow discoloration of skin and eyes due to level of bilirubin in the blood. Blood में जो कि bilirubin है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है एंड जो लीवर सेल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं. समटाइम्स जॉन्डिस कॉज्ड ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी व्हिच कैन अकर इन न्यूबॉर्न बेबी. तो जो बायोबिन के नंबर के बढ़ने के वजह से जो कि ब्लड आरबीसी होते हैं जो कि मर जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबी को जॉन्डिस होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है. जॉन्डिस यूजुअली अ फर्स्ट साइन एंड समटाइम्स द ओनली साइन of a liver disease. Jaundice may also be caused by viral infection transmitted through infected water. Water के infection की वजह से भी jaundice हो सकता है. Jaundice is related to the function of the liver, so it is necessary to keep the liver healthy by eating balanced diet and doing regular exercises. तो यहाँ पर हमने what we have learned देख लेते हैं. Digestion is a breakdown of complex food and nutrition including taking in and utilization of food. All animals are heterotrophic and phagotrophic or holozoic, while the green plants are autotrophic. Animal nutrition 5-step ingestion. Okay, 5 steps is okay. Ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Digestion can either be created intercellular or extracellular. The human alimentary canal consists of mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. The digestive enzyme poured into the gut and secreted from 2 kinds of sources: gut epithelium of stomach and intestine, and the spatial glands. Starch is digested in the mouth by salivary amylase and in the duodenum by the pancreatic amylase. Other carbohydrates like maltose, sucrose, lactose are digested by the respective enzyme in intestine. Fats are emulsified by bile and are hydrolyzed by lipase in stomach and intestine. प्रोटीन जो होता है वो टूटता है अमीनो एसिड्स, उसके ऊपर पेप्टोज एंड पेप्टोज. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि फूड में हो जाता है कार्बोहाइड्रेट वाला, एंड सिंपल शुगर्स, अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब बाय ब्लड कैपिलरीज, विलाई जो कि माइक्रोविला एब्जॉर्ब करती है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स. Most water from non-digested food absorbed in colon and rectum. Defecation is the expulsion of semi-fluid fecal, semi-solid fecal. Several hormones regulate the secretion of digestive juices from different parts at the right time in the right quantity. Besides playing an important role in digestion, the liver has numerous other functions: collection of blood and general metabolism. Common digestive disorders are vomiting, diarrhea, constipation, indigestion, and jaundice. Intake of ORS, oral rehydration solution, must be suffering from digestive disorder like vomiting and diarrhea in order to prevent dehydration. उसका एक alternative है sugar solution with pinch of salt, जिसकी वजह से वो ORS का काम करता है. So here we have completed our chapter nutrition.